शब्बीर ने डेरा गाजी खान में एक ऐसे शादीशुदा जोड़े को देखा है जिसने 2 साल पहले पसंद की शादी की थी, लेकिन जल्द ही इस जोड़े को शायद किसी की नजर लग गई। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक नौजवान किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो खासा खुश और पुरजोश नजर आ रहा था। दूसरी तरफ एक लड़की थी जो खासी फिक्रमंद सी लग रही थी। तुम इतना परेशान क्यों जाती हो? तो और मैं क्या करूं? घर वाले किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे कुछ नहीं होता, शुरू में सबके माँ बाप ऐसे ही करते हैं, लेकिन बाद में सब मान जाते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता, तुम अपनी माँ को भेज के देख लो। हाँ, मैंने अम्मी से बात कर ली है, वो खुश हैं, उन्हें मेरी पसंद पर कोई एतराज नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, फर्ज करो अगर हमारी शादी हो जाती है तो क्या शादी के बाद तुम मुझसे लड़ा करोगे? कैसी बातें कर रही हो, मैं पागल हूँ क्या? जरगुना, जरगुना। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, अम्मा बुला रही है। लड़की ने अचानक फोन काट दिया और लड़का कुछ सोचता ही रह गया और लड़की अपनी माँ की तरफ लपकी। जरगुना। जी अम्मा। कहाँ गायब रहती तू? कुछ तेरा आता पता होता है? और किससे फोन पे लगी हुई थी? मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी, तू खामखा में मुझ पे शक करती रहती है। देख, अगर तू ये सोच रही है कि मैं तेरी कलीम से शादी करा दूंगी तो ये तेरी भूल है। मुझे वो पसंद नहीं। अम्मा मगर क्यों? वो अच्छा तो है, कमाता भी है और मुझे पसंद भी करता है। देख, तेरे बाप भाई को भी वो पसंद नहीं। अम्मा देख, अगर तू चाहेगी ना तो अब्बा और भाई मान जाएंगे। तू एक बार उनसे बात तो कर। अच्छा, चल ठीक है, मैं देखती हूँ। ये बर्तन उठा। थैंक यू अम्मा। अच्छा, तू अब ये बर्तन उठा और घर की साफ सफाई कर, पूरा घर गंदा पड़ा है। मैं भी कर देती हूँ। लड़की इंतहाई सरशारी के आलम में दौड़कर अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे की चटखनी लगाई और कलीम को फोन मिला दिया। कलीम अपने कपड़ों पर इस्त्री कर रहा था। फोन की घंटी बजी तो वो अपनी कमीज पर गर्म इस्त्री रखकर भूल गया और फोन सुनने लगा। हेलो, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। एक खुशखबरी है। तुम्हें पता है अम्मा मान गई है रिश्ते के लिए। अब तुम जल्दी से अपनी अम्मा को भेज दो, इससे पहले कि मेरी अम्मा का इरादा बदल जाए। मैं अम्मी को आज ही भेज दूंगा। अरे मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मेरी शर्ट जल गई है। कलीम ने फोन बंद करने के बाद बिजली का बटन ऑफ किया और इस्त्री हटाई तो कमीज जल चुकी थी। कलीम की मां रिश्ता लेकर गई तो थोड़ी बहुत शराइत के साथ रिश्ता कबूल कर लिया गया और फिर जरगुना और कलीम की शादी हो गई। शादी के बावजूद जरगुना की मां अपनी बेटी के सिलसिले में मुतमईन नहीं थी, इसीलिए वो बहाने से दोनों के हालात का जायजा लेती थी। शादी के बाद एक दिन जब कलीम मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी को उसकी माँ के घर छोड़कर चला गया तो माँ काफी देर तक अपनी बेटी को ऊपर से नीचे तक देखती रही। अस्सलाम अम्मा। हाँ, वालेकुम सलाम। अरे ये क्या पहन रखा है तूने? क्या कपड़े नहीं है तेरे पास? हाँ तो मैं कौन से किसी की शादी में जा रही थी, अपनी अम्मा के घर ही तो आ रही थी। अच्छा ये बता, तेरा शौहर तुझे तंग तो नहीं करता है? नहीं, वो मुझे क्यों परेशान करेगा, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। तू खामखा फिक्र मत किया। अच्छा, पूरे पैसे तो तुझे लाके देता है ना? हाँ मुझे ही देता है। इतनी भी सवाल कर रही हो, ये नहीं कि बेटी घर आई है उसको चाय का पूछो, खाने का पूछो। अच्छा जा, तेरी पसंद की बिरयानी बनाई है, जाके निकाल और खा। थैंक यू अम्मा। अच्छा सुन, हाँ तो गरम जरूर कर लेना। जरगुना माँ को प्यार करके भागती हुई किचन की तरफ चली गई। जरगुना और उसके शौहर कलीम के दरमियान यूं तो कोई ऐसी रंजिश नहीं थी, लेकिन अब छोटी छोटी शिकायतें पैदा होती जा रही थी। इसमें कुछ न कुछ दोनों के घर वालों का भी दखल था। फिर एक वक्त वो भी आ गया जब दोनों मियां बीवी आपस में लड़ पड़े। एक दिन शब्बीर ने देखा कि कलीम घर लौटा तो उसकी बीवी का मूड ऑफ था। कलीम ने बीवी को सलाम किया और जब बीवी ने सलाम का जवाब देने के बजाय मुंह फेर लिया तो कलीम को तशवीश लाहक हो गई। क्या हुआ दरगुना, सब ठीक तो है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
हाँ मैं ठीक हूँ, तुमसे मतलब? कलीम को कुछ अंदाजा हो गया था कि उसकी बीवी को किसी ने उसके खिलाफ भड़का दिया था। कलीम ने बराह रास्त बीवी से बहस मुबाहिसा करने के बजाय चुप रहने ही में आफियत जानी। अलबत्ता वो जूते उतारते वक्त मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। ये बड़बड़ाहट बीवी ने सुनी तो तैश में आ गई। तो जब अपनी माँ के घर से आती है इसका दिमाग खराब हो जाता है। क्या क्या कहा तुमने? किसका दिमाग खराब हो जाता है? किसी का नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या कहना चाहते हो तुम? खुल के बोलो ना। क्या कह रहा था? सही तो कह रहा था। देखो सरखुना, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे प्यार में कभी कोई कमी आई है? और तुम्हें तो पता है तुम्हारी माँ हमारी शादी से खुश नहीं थी। क्या कहना चाहते हो तुम कि मेरी माँ मुझे भड़काती है? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम इसे भड़काना कहते हो? अगर मेरी माँ ने ये पूछ लिया कि पुराने कपड़े क्यों पहनकर आई हो, तो तुम्हें लगता है कि वो मुझे भड़का रही है? सब जानती हूँ मैं, तुम्हारी माँ ये सब कुछ करने के लिए कहती है ना। सरखुना सॉरी, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। तुम जानो तो तुम्हारे काम जाने। शब्बीर ने देखा कि जरगुना पांव पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई और उसका शौहर उसका मुंह देखता रह गया। छोटी छोटी बातों ने दोनों के दिलों में दूरियां पैदा कर दी थी और नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि जरगुना अपने शौहर से नाराज होकर मां के घर चली गई। बीवी के नाराज होकर जाने पर कलीम उसे मनाने की कोशिश करने लगा। वो उसे फोन करता लेकिन बीवी फोन न उठाती। फिर वो अपनी बीवी को एसएमएस पर समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन एसएमएस का जवाब न पाकर कलीम मायूस हो गया। उसे वो वक्त याद आने लगा जब वो दोनों घंटों हंस हंस कर एक दूसरे से बातें किया करते थे। उस दिन कलीम सरे शाम ही सो गया था। एक दिन कलीम सोकर उठा तो उस पर जैसे कयामत गुजर गई। कलीम ने आंख खुलने के बाद हस्बे मामूल अपना मोबाइल फोन चेक किया तो अपनी बीवी का एसएमएस देखकर चौंक गया। जरगुना ने उसे इत्तला दी थी कि उसने अदालत में तनसीख निकाह की दरखास्त दे दी थी। ये पैगाम पढ़ते ही उसने बीवी को फोन मिला दिया, मगर फोन बंद था। कलीम बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। कलीम ने तैश के आलम में अपना फोन पटक दिया और घर से बाहर निकल गया। 2-3 माह तक दोनों में कोई राबता ना हो सका। शब्बीर को पता चला कि एक दिन कलीम अपने ससुराल में देखा गया था, जिसके बाद एक हौलनाक खबर यह मिली कि कलीम ने नाराज होकर बीवी को मनाने में नाकाम होकर मुबैयना खुदकुशी कर ली थी। और ये इत्तला भी मिली मुबैयना तौर पर कलीम नाराज होकर बीवी को मनाने के लिए पिस्तौल साथ लेकर गया था और जब बीवी नहीं मानी तो उसने मुबैयना तौर पर बीवी पर फायर कर दिया। बीवी एक तरफ हो गई और सास बीच पर आकर जख्मी हो गई, जिसके बाद कलीम ने खुद को गोली मार ली। ये हौलनाक खबर मिलने के बाद जब शब्बीर ने कलीम के घर वालों से बात की तो उनका कहना था कि उनके भाई पर खुदकुशी का इल्जाम गलत है। उसे बुलाकर मुबैयना तौर पर जरगुना के भाइयों ने कत्ल किया था। कोई चंद महीने पहले वो उन्हें खाला ही है वो मिलन वास्ते उठे वो मिलन वास्ते जो ये हुआ कि भी मैं उन्हें को राजी की थी खड़ियाँ कि भी लड़की बजे थी आवे कोई दीवारा मिल आवे। इन्हें सारे खुश थी गए भी आपस की गाल है भी अपना हुण ये मसला हल थी ना पाए। बाद बना देखा उन्हें विड्रा करके दरखास्त उनके बाद बना उन्हें कोर्ट बन के भी दरखास्त दी तनसीख निकाह दी। वो हूँ पेशी जल्दी भी जुम्मे वाले दी मार पेशी ये भाई हुणी भी गए चाची हुणी भी गए इन्हें मतलब अम्मी हूँ इन्हें मेल जुल के ये सदवाए ने उनको रिकॉर्ड पे आवे सी बकायदा मोबाइल पे कन्वर्सेशन जी थी है ना उन्हें वो आवे सी इंशाल्लाह ये कुछ सदवाए ने कि भाई आज असा तक लड़की चोरी तरीके ना उन्हीं माँ के उन्हें रवाना करे उत्ता जे मौके ते मुझे वो अपना संभले बैठे हैं ये बेचारा उतो द्रुक के ग्राउंड बन के पिछो फायर मार और कुएं को चेंज करने वास्ते इन्हें क्रॉस फायर किए अपनी औरत को सिर्फ बबुए को चेंज करूँ भी अपना सुसाइड की है कोई इंजा बबुआ कहनी कोई इंजी गाल कहनी एक कत्ल किया गया और ज्यादती थी। उधर जरगुना के घर वालों का इसरार था कि कलीम ने गोली चलाकर जरगुना की जान लेने की कोशिश की थी। वो बच गई मगर सास जख्मी हो गई, जिसके बाद कलीम ने खुदकुशी कर ली। मैं अपने बालों को लड़ाया याद ठीक ना तो मैं गोली मार तो खदे में चिकन रहेगा और गाल को जो गोली मारना पाएगा ना फांसा वाला गोली ये वाला निकल पाए स्टेडियम वाले पास तो गोली अपने आप गाँव बच पाई तो मौके तक बाद रहे हैं क्रिकेट खेलते रहा उन्हें नीचे उन्हें गया अपने आप गाँव पाई। शब्बीर का कहना है कि क्या सही है और क्या गलत, कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो तहकीकात के बाद ही होगा।
लेकिन जो हुआ वो इंतहाई बुरा हुआ। दो दिलों ने मोहब्बत से साथ रहने का फैसला किया था, लेकिन दोनों खानदानों की सियासत, गुर्बत और गलतफहमियों ने मोहब्बत भरा घर उजाड़ दिया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि गुर्बत और जहालत दो ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो शायद कैंसर से भी ज्यादा मुज़ी साबित होती हैं। गुर्बत दूर ना हो तो मुआशरे में अनगिनत अफसोसनाक वाकयात जन्म लेते हैं। इसी तरह जहालत भी मुआशरे को घुन की तरह चाट जाती है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में गुज़िश्ता दिनों एक ऐसा ही वाकया पेश आया जिसने शब्बीर को लर्जा कर रख दिया। अभी सूरज नहीं निकला था, लेकिन सुबह के आसार पैदा हो रहे थे। शब्बीर ने देखा एक खोली नुमा घर के फर्श पर कुछ लोग सो रहे थे। ऐसे में मन्नान नींद से बेदार हुआ। उसने सोते हुए लोगों पर एक नजर डाली और वहीं करीब रखे हुए कूलर से प्याले में पानी भरकर अपने मुंह पर छींटे मारने लगा। पानी के कुछ कतरे फर्श पर सोई हुई मन्नान की बीवी पर पड़े तो वो बड़बड़ाती हुई उठ बैठी। क्या मुसीबत है, एक तो पूरी रात मच्छर नहीं सोने देते, सुबह तुमने खिटपिट लगाई हुई है। मतलब मुंह ना धोऊं? ना तो इस घर में किचन है ना गुसल खाना, पता नहीं कब इस कैद खाने से जान छूटेगी। और नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी, इसी में ही सड़ सड़ के मर जाओगे, तुम भी और तुम्हारे बच्चे भी। जानती हूँ, जिसका इतना निकम्मा शौहर हो ना, जो 2-4 पैसे कमा के गुट को पान में उड़ा देता हो, हाँ, यही होना है। शर्म नहीं आती तुझे? सारा दिन बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं। तो क्या कर दूं तेरे बच्चों के लिए? चोरी डकैतियां शुरू कर दूं? और अपने आप को देख, बड़ी सुगड़पन से भरी औरत है तू। कहाँ दिखाऊं सुगड़पन? इस कैद खाने में जहाँ सूरज तक की रोशनी नहीं आती। तो तेरा कसूर नहीं है, और नहीं है तेरा कसूर, और मेरी मत मारी गई थी मैंने जो तुझसे दूसरी शादी कर ली। तो छोड़ देना, क्यों अटकाया हुआ है मुझे अपने साथ? और हाँ, एक बात और मैंने तेरा और तेरे बच्चों का ठेका लिया था, ये तेरे भाई का नहीं। भेज इसको अपनी माँ के घर, नहीं तो किसी दिन गला दबा के मार दूंगा मैं इसको। ना जालिम इंसान है तू। अरे वो मासूम बच्चा तो आधी रोटी तक नहीं खाता है। अब खाता तो है, आधी ही सही। और बात सुन, मैं ठेला लेके जा रहा हूँ, आज बाजार में ठेला लगाना है मैंने। लाओ खर्चा देके जाओ मुझे, पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या खिलाऊंगी मैं बच्चों को सारा दिन? और कुछ खुदा का खौफ कर। और कल ही 100 रुपए दिए थे मैंने तुझे। 100 रुपए दिए थे, लाख रुपए नहीं दिए थे। आजाब पाल लिया है मैंने। चले पकड़। शौहर ने जेब में हाथ डालकर कुछ मुड़े तुड़े नोट निकालकर बीवी के हवाले किए और दरवाजा खोलकर बाहर गली में निकल गया। शब्बीर ने देखा कि यह इंतहाई तंग और बदबूदार गली थी। मन्नान गली से निकलकर कोने तक पहुंचा और एक ठेले की जंजीर खोलकर उसे आगे लेकर चला गया। औरंगी टाउन के मन्नान ने कुछ अर्से कबल 2 बच्चों की मां से दूसरी शादी की थी, जबकि वो खुद एक जवान बेटे का बाप था। बचत बाजार में कभी चूड़ियां और कपड़े बेचता था। इंतहाई गुर्बत का शिकार था और बीवी से आए रोज जरा जरा सी बात पर झगड़ा रहता था। उस दिन शब्बीर ने देखा कि नीम तारीख खोली में मन्नान की खस्ता हाल बीवी ने अपने शौहर को खाना दिया तो उसने खाने से इनकार कर दिया। नहीं खा रहा मैं। क्यों, क्या हुआ? वो जितनी बदशक्ल तू खुद है ना, उतनी बदजायका खाने बनाती है। अगर इतनी ही बुरी लगती थी तो शादी क्यों की थी मुझसे? क्या मैं तेरे पीछे पड़ी हुई थी? बहस ना कर अब मेरे साथ, पानी पिला। जाके खुद पी ले, नौकर नहीं हूँ मैं तेरी। वाह अरे वाह, नखरे तू चेक करो महारानी के। मन्नान ने खुद पानी लेकर पिया और घर से बाहर निकलकर गली से होता हुआ एक ठिये पर पहुंच गया, जहां कुछ बेकार लोग बैठे वक्त गुजार रहे थे। मन्नान भी उनके साथ बैठकर फर्श पर कोयले की लकीरों से बने 4 खाने वाला खेल खेलने लगा। उधर शब्बीर ने देखा कि नीम तारीख खोली नुमा घर में मन्नान की बीवी घर की सफाई सुथराई में मसरूफ थी। फिर वो गली में झांक कर अपने बेटे को आवाज देने लगी, जो नंगे पांव और एक लंबी सी कमीज में बाहर खेल रहा था। माँ ने आवाज दी तो बेटा माँ के पास आ गया। उसके हाथ में एक केला था। बेटा इधर आओ। ये तुम्हें किसने दिया? अम्मा, ठेले वाले ने फेंका था, मैंने उठा लिया। बेटा ये फेंक दो, ये गंदा है। अंदर आओ। नहीं अम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। अंदर आ जाओ। माँ का दिल बुझ कर रह गया। उसने बेटे को सीने से लगाकर घर के अंदर खींच लिया
और उसका मुंह धुलाकर उसे सामने बिठा लिया। ले बेटा खाना खा ले, और हाँ जब तुम्हारे अब्बा आ जाया करें तो तुम शोर मत मचाया करो। अम्मा, मैं कब शोर मचाता हूँ? जानती हूँ, मगर मुझे डर लगता है कि उसे गुस्सा आ गया तो वो। अम्मा, अब्बा हर वक्त गुस्से में क्यों रहता है? पता नहीं, जो मैंने समझाया उतना समझ लो। अच्छा अम्मा, मैं जाऊँ बाहर खेलने? खाना तो खा लो। नहीं, भूख नहीं है। अच्छा जाओ, और हाँ ज्यादा दूर मत जाना। बेटा रोटी खाकर बाहर निकल गया और माँ देवड़ी पर खड़ी अपने बेटे को देर तक देखती रही। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मनान के बीवी बच्चों की जिंदगी एक बंद गली में गुजर रही थी। गुर्बत और तंगदस्ती ने शौहर का मिजाज भी बदल दिया था। घर था कि घर के नाम पर कोई कबाड़ खाना, जहां हर चीज गैर जरूरी और गैर अहम थी। उधर मन्नान का पहली बीवी से नौजवान बेटा भी बाप से नारा रहता था। एक दिन मन्नान अपने घर में था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मन्नान ने बाहर निकलकर देखा तो उसका सगा बेटा खड़ा था। तो काम पे नहीं गया क्या? अब्बा वो नौकरी से निकाल दिया। अबे तू है ही निकम्मा है बे। तेरे को मैंने कितनी दफा कहा मेरे साथ चल काम पर हराम है जो तू सुने। अभी क्या करने आया यहाँ पे? वो दादी ने बोला है कि आपसे 200 रुपए लिया। अच्छा रुक, मैं ला रहा हूँ। मन्नान वापस कमरे में आया और बीवी से नजर बचाते हुए खूंटी पर टंगी कमीज से पैसे निकालकर मुट्ठी में दबा लिए और बाहर आकर बेटे के हवाले कर दिए। मन्नान समझ रहा था कि बीवी को खबर नहीं हुई, मगर उसने जेब से पैसे निकालते देख लिया था। मन्नान दोबारा अंदर आया तो बीवी ने उसे आड़े हाथों ले लिया। दे अपने लफंगे लड़के को पैसे। मुंह संभाल के बात कर, अम्मा ने मंगवाए थे पैसे। आए हाय, यहाँ पे फाके लग रहे हैं और तू लोगों पे लुटाता फिर रहा है। रोज की बकबक, वही रोज की चिक चिक। चुप होती है दूं कान के नीचे तेरे। और बात सुने, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जाके बाहर खेल। मेरी जान का अजाब। तो जा रहा नहीं जा रहा? क्या मसला है? और बाहर भेज इसको। जाओ बेटा तुम बाहर चले जाओ। इससे पहले कि मन्नान अपने सौतेले बेटे पर हाथ उठाता, माँ अपने बेटे के सामने खड़ी हो गई। बेटा बाहर चला गया और वो दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखते रहे। जान का अजाब है दोनों। शब्बीर को मालूम हुआ कि मन्नान ने उस रोज खाना ना देने पर तैश में आकर अपनी बीवी, सौतेले बच्चों और एक साले को लोहे की रॉड मारकर कत्ल कर दिया था और खुद भी अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मन्नान के खोली नुमा घर में लोग घुसे हुए थे। पुलिस भी मौजूद थी। गली में भी लोग ही लोग, जिनकी आंखों में खौफ था। शब्बीर को एम्बुलेंस भी नजर आई। कमरे में खून पड़ा हुआ था और चप्पलें बिखरी पड़ी थीं। शब्बीर को यह जानकर शदीद धचका लगा कि मन्नान की बीवी, उसके 2 कमसिन बच्चे और मन्नान का कमसिन साला भी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं था। ये है वो इंतहाई अलमनाक मनाजिर जब गुर्बत, जिहालत और भूख ने एक बसा बसाया घर तबाह कर दिया था। पुलिस ने इस अलमनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। इसको हमने ऑलरेडी, ये भी इंजर्ड है और इसको हमने अरेस्ट किया हुआ है इस वक्त। इसका कहना यह है कि घरेलू नाचाकी की वजह से मैं तैश में आ गया और मैंने ये हरकत की। उसके बाद इसने अपने आप को भी सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सका। ये भी इंजर्ड है, इसको इस वक्त हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट और अंडर कस्टडी है। बेसिकली जो आपके सामने है, हम जो भी पॉसिबल होगा, हमने इस वक्त जो मौका है इसको सील किया हुआ है। हमने फोरेंसिक लैब अपनी मंगवाई हुई है। यहाँ पे हम जितना भी फोरेंसिक एविडेंस है उसको कलेक्ट करेंगे। आला कत्ल हमने बरामद कर लिया है और जो तफ्तीश के मराइल आगे जाएंगे तो हम एविडेंस को मजीद मजबूत करेंगे ताकि उसको सजा मिले। शब्बीर को मालूम हुआ है कि पुलिस ने मुल्जिम के सगे बेटे को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। ये भी मालूम हुआ है कि मन्नान ने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया है। शब्बीर की निगाहों में आज भी वो नीम तारीख खोली और उसमें गुजारी जाने वाली अजियतनाक जिंदगी के मनाजिर घूमते हैं तो वो उदास हो जाता है। शब्बीर का कहना है कि गरीब औरत और उसके बच्चों के साथ नाकाबिले माफी जुर्म हुआ है। मुल्जिम को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने नौशहरा में एक ऐसा घर देखा है जहां कभी जिंदगी चहकती थी,
बच्चों की दौड़ भाग, शोखियां और बुजुर्गों की डांट डपट और प्यार से घर का आंगन महकता था। मगर अब लगता है कि जैसे इस घर में कोई रहा बसा नहीं। नौशहरा में अकबरपुरा थाने की हुदूद में वाक़ई ये गली कुछ दिनों से उदास है। शब्बीर को इसी गली में पुरानी लकड़ी का एक मजबूत फाटक नुमा गेट नजर आया जो बाहर से बंद था। गेट के अंदर बड़ा सा अहाता नजर आया जिसमें दीवार के साथ साथ बगैर प्लास्टर के सुर्ख ईंटों के कमरे दिखाई दिए। इसी आंगन में कपड़े सुखाने के लिए अलगनी भी बंधी हुई थी और चारपाइयां भी मौजूद थीं और चारपाइयों के नीचे चप्पल और जूते इस तरह बिखरे पड़े थे जैसे अभी अभी कुछ लोग यहाँ से उठकर कहीं गए हों। एक कोने में रखे कूलर में पानी भी मौजूद था और एक प्लास्टिक की बोतल भी दिखाई दी जिनसे शब्बीर को लगा कि इस आंगन में बुजुर्ग भी थे और शायद बच्चे भी जो अपने बुजुर्गों की आवाज पर दौड़ते हुए उनके हुक्म की तामील किया करते थे। शब्बीर आगे बढ़ा तो कच्चे फर्श पर खून जमा हुआ था। शायद ये इंसानी खून था जो 1-2 रोज पुराना था। आहिस्ता आहिस्ता जमीन में जज्ब हो रहा था और मक्खियां उस पर भिन-भिना रही थीं। इस अलमनाक मंजर को देखने के बाद शब्बीर को मालूम हुआ कि अतलस खान का घर था। अतलस खान को उसके शादीशुदा बेटे और 2 कमसिन पोते पोतियों समेत इंतहाई सफाकी से कत्ल कर दिया गया था। वाकई की खबर सुनकर शब्बीर अकबरपुरा के थाने पहुंच गया ताकि असल कहानी का पता लगाया जा सके। शब्बीर तहबालू के बदकिस्मत घर से लंबा रास्ता तय करता हुआ थाने पहुंचा तो उसने देखा कि वाक़े का मुबैना मुल्जिम गिरफ्तार करके हवालात में डाला गया था। शब्बीर के पूछने पर पता चला कि मुल्जिम का नाम ज़हूर हुसैन था और वो पुलिस पर फायरिंग और मंशियात समेत कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। शब्बीर को मुल्जिम के बारे में ये भी पता चला कि जायज नाजायज किसी भी तरीके से पैसा मुल्जिम का ओढ़ना बिछोना था और वो दौलत के हुसूल के लिए कुछ भी कर सकता था। गुलाम ज़हूर हुसैन के बारे में पुलिस ने बताया कि वो एक खतरनाक और आदी मुजरिम है और मंशियात फरोशी का अड्डा भी चलाता है। मुल्जिम के बारे में शब्बीर को जो मालूमात मिली उनकी डरामाई तफसील कुछ इस तरह है। रात का वक्त था। ज़हूर एक नीम तारीख बड़े कमरे में अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था कि इस दौरान एक कारिंदा घबराहट के आलम में उसके पास दौड़ता हुआ आया। वो क्या बात है, इतना घबराएगा कीड़ी मार का बच्चा? उस्ताद, ऊपर से मैंने देखा पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। ओ, जब भी तू आता है ना ऐसी खबर आता है। सबको उठा और छत पे पहुंच के मुकाबला कर। हाँ, हम लोग देखता हूँ। दूसरे ही लम्हे शब्बीर ने ज़हूर के कारिंदों को नीम तारीकी में छत पर चढ़ते देखा। नीचे पुलिस वैन खड़ी थी जो अंधेरे की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रही थी। फिर शब्बीर ने देखा कि ज़हूर एक तहखाने नुमा जगह पर हथियार के साथ छुपा हुआ था और 2 तरफा फायरिंग की आवाज तहखाने में गूंज रही थी। ज़हूर के चेहरे पर एतमाद था जैसे उसे यकीन था कि उसके साथी पुलिस को भगा देंगे। थोड़ी देर बाद फायरिंग की आवाज खत्म हुई तो ज़हूर तहखाने से निकलकर बाहर आंगन में आया तो 2 कारिंदों ने बताया कि उन्होंने पुलिस पार्टी को भागने पर मजबूर कर दिया था। साथ हमने पुलिस वालों को भगा दिया है, आप बेफिक्र हो जाओ। शाबाश, आओ मेरे साथ आओ। फिर शब्बीर ने देखा कि ज़हूर अपने साथी के साथ रात की तारीकी में खुफिया रास्तों से भाग रहा था। अब एक ही घर के 4 अफराद के कत्ल की कहानी कुछ शब्बीर को समझ में आ रही थी। शब्बीर ने सोचा कि हो सकता है कि ज़हूर ने अपने साथियों के साथ मिलकर अतलस के घर में डकैती की हो और मुज़ाहमत पर उन्हें मार दिया गया हो। एक दिन शब्बीर ने देखा कि ज़हूर रात की तारीकी में घर में दाखिल हुआ तो उसका बाप आंगन में पलंग पर लेटा हुआ था और जाग रहा था। बेटे की आहट सुनकर बाप उठ बैठा। आज फिर आधी रात पे घर में आया, ये बता इतनी रात गए कहाँ गया था और कहाँ से आ रहा है तू? अब्बा, सोदा मेरा दिमाग नहीं खा और वैसे भी अब बच्चा नहीं रहा। अरे तुझे कुछ खबर भी है? तेरे बीवी बच्चे सारी रात सोते नहीं बेचारे, कहीं तुझे पुलिस ना पकड़ ले। तो छोड़ अब्बा, पुलिस मुझे पकड़ेगी। और बात सुन, कान खोलकर सुन ले, अगर तू बाज नहीं आया मैं तुझे आग कर दूंगा, आग। तो ये औलाद, इससे तो मैं बे औलाद रहता हूँ। ज़हूर बाप की डांट फिटकार सुनकर अपने कमरे में चला गया जहां उसकी बीवी जाग रही थी। इससे पहले कि बीवी अपने शौहर को कुछ कहती, ज़हूर ने नोटों की गड्ढी निकालकर बीवी के हवाले कर दी और बीवी उसका मुंह देखती रह गई। ये रख और अपनी जबान को बंद रख। और तू जो मुझे देख के मुंह बनाती है ना,
मेरा खून खोल जाता है। ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ बोल? अपने लिए। हमें इसकी क्या जरूरत है? घर है, अच्छा खा रहे पी रहे, फिर और क्या चाहिए? हाँ, खा पी रहे हैं और घर भी है, लेकिन बात सुन, ये घर मेरे बाप का है और वो मुझे जायदाद से आग कर रहा है, समझी तू? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। और तू जो मुझे देख के मुंह बनाती है ना, मेरा खून खोल जाता है। ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ बोल? अपने लिए। हमें इसकी क्या जरूरत है? घर है, अच्छा खा रहे पी रहे, फिर और क्या चाहिए? हाँ, खा पी रहे हैं और घर भी है, लेकिन बात सुन, ये घर मेरे बाप का है और वो मुझे जायदाद से आग कर रहा है, समझी तू? हाँ तो ठीक कर रहे हैं। जब औलाद माँ बाप के काबू में नहीं होगी तो माँ बाप ऐसे ही करेंगे। तू कर ले चमचा खुद अपने ससुर की, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। तो ना मिले, वैसे भी कौन सा भी घर का बंटवारा हो रहा है। अब्बा जी अभी जिंदा है, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। अच्छा, तो हम उनके मरने का इंतजार करें? हाँ, बहुत एहसान फरामोश आदमी है तू, अपने बाप के बारे में ऐसी बात कर रहा है। देख मेरे मुंह मत लग, वैसे भी यहाँ सो जा तू, तेरे मुंह से तो। बीवी अपनी नाक पकड़कर नागवारी का तासुर देती हुई आंगन में आई तो जहूर का बाप चारपाई पर बैठा खांस रहा था। जहूर की बीवी ने ससुर को पानी दिया तो उसका ससुर उसे दुआएं देने लगा। जज़ाकल्लाह फिद्दारैन, बेटा अल्लाह तुझे इसकी बेहतर अजर अता फरमाए। मेरे बच्चे, अल्लाह तेरा सुहाग सलामत रखे, मैं तो दुआएं देता हूँ। ये बता, वो बदबख्त सो गया या जाग रहा है? अब्बा वो तो सो गए। बेटा तू ही उसे समझा है। देखो मुझसे कह रहा है कि अब्बा ये मकान बेच दो और अपना हिस्सा मांग रहा है। तू खुद सोच मेरी बच्ची, अगर हमने ये मकान बेच दिया तो हमारे तो सर छुपाने का सहारा भी छिन जाएगा। और तो और बड़े भाई से झगड़ रहा है रोजाना, दस्तों गुरेमा करने पर तैयार, कमबख्त, छोटे बड़े का एहतराम ही नहीं रहती। अरे अब्बा आप परेशान नहीं हो, मैं उनको समझाऊंगी, अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे। बेटा तू घर की जीनत, मैंने सुना है अच्छी बीवियां शौहर के दिल में रहती, तो तू बेहतर जानती है कि उसके दिल में क्या है, वो कमबख्त क्या चाहता है। तू समझा मेरी बच्ची उसको। शब्बीर ने जहूर हुसैन नामी जिस मुलजिम को हवालात में देखा था, वो यूं तो पुलिस को मंशियात और डकैती समेत कई मुकदमात में मतलूब था, लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये मुबैना मुलजिम इस हद तक सफाक था कि जायदाद के तनाजे पर उसने अपने सगे बूढ़े बाप, सगे भाई और उसके 2 बच्चों को कलेक्शन कोफ से फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। और फिर पुलिस ने थोड़ी जिद्दोजहद के बाद जहूर को उसके ससुराल से गिरफ्तार कर लिया था। ये है वो सफ़ाक मुल्जिम जिसके नजदीक पैसा ही सब कुछ था। शब्बीर ने उस दिन देखा कि ये सफ़ाक मुबैना मुल्जिम हवालात की सलाखों से लगा बैठा था और ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था जैसे उसे अपने किए पर बहुत मलाल हो। पुलिस ने इस खूनी वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। रात को तकरीबन 2-3 बजे मुझे इत्तला मिली कि देहबालू में जो है ना 4 कत्ल हुए हैं। मैं पूरी तौर पर मौका पहुंचा, वहाँ पर जो है ना मुलजिम ज़हूर ने अपने भाई फकीर हुसैन और वाहिद अतलस खान और भतीजा जो है ना निसार हुसैन और भतीजी मनाइल को कत्ल किए थे और ख़ुद मौका से फरार हुआ था। मैंने पूरी तौर पर कार्रवाई करके उधर जो है ना वो मकतूलिन को अस्पताल भिजवाया गया और फिर जनाब DPO से वो रामजा से वो खान खैर की निगरानी में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जाकर वहाँ पर चाबजनी की और कार्रवाई की। मुलजिम ससुराल के घर से बामुसल्ला जो क्लाशन को जिस पर कत्ल हुए है ना उसके समेत गिरफ्तार किया। जो मुलजिम जो है ना एक पहले भी कई मुकदमात में मतलूब था ना, तो फिर अब आज भी वो पेशावर में मुकदमात में मतलूब था। तो उसने वालिदैन से मुतालिबे की कि मुझे मेरे एक मकान भेजो और रकम दे दो ताकि मैं अदालत में अपना केस लड़ाऊं। शब्बीर ने जब दोबारा बदकिस्मत घर का चक्कर लगाया तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे घर में खेलते कूदते अतलस खान के कमसिन पोते पोतियों की आवाजें आ रही हों और वो कह रहे हों, चाचा प्लीज हमारे दादा अब्बू को मत मारो, देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।
अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।